नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना प्रभाव रखने वाले सियासी किस्सों की सीरीज राजनीति में हम विधानसभा के सफ़र की बात कर रहे हैं। 4 अंकों की बात हम कर चुके हैं, फिर 11वें विधानसभा की बात पिछले एपिसोड में हुई थी। अब हम 12वें विधानसभा के कार्यकाल और उसकी राजनीति की बात करेंगे। जो 12वीं विधानसभा थी उसका कार्यकाल दिसंबर 1993 में शुरू हुआ था। इस चुनाव में ये जो चुनाव था, जो 12वीं विधानसभा के लिए चुनाव था, ये चुनाव अपने आप में कई चीज़ों के लिए बेहद खास था। कई नए रिकॉर्ड इस चुनाव में बने थे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 11वीं विधानसभा का जो कार्यकाल था साल 1991 में, जब राम मंदिर आंदोलन और के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई थी और फिर कल्याण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो अयोध्या में घटनाएं हुई, बाबरी मस्जिद कांड हुआ, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, जिसको लेकर के कल्याण सिंह को अपने पद से इस्तीफा दे देना पड़ा और फिर बाद में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राष्ट्रपति शासन के बाद उस विधानसभा को भंग कर दिया गया। इसके बाद ये उस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में मंडल और कमंडल की राजनीति स्थापित हो चुकी थी। चूँकि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन, अयोध्या मुद्दे के चलते हिंदू और मुस्लिमों का जो ध्रुवीकरण था वो राजनीति में पूरी तरीके से हावी हो चुका था। 6 दिसंबर 1992 को अपना 1 वर्ष 165 दिन के कार्यकाल के बाद कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया था। 363 दिन राष्ट्रपति शासन चला, फिर विधानसभा भंग हुई, चुनाव हुए। चुनाव 1993 में 425 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए। उस समय 93 सीटें जो है वो आरक्षित थीं। 93 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, जिसमें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। चुनाव के जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में एक बार फिर सामने आई थी। उस चुनाव में 177 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। वोट प्रतिशत के हिसाब से बात किया जाए तो 33.30% वोट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आए थे। उस समय उस चुनाव में कई चीज़ें पहले बता चुका हूं कि बेहद खास हुई थी, जिसमें से एक थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक मंच पर आकर के चुनाव लड़ना। मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और ये दोनों पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़ी थीं। हालांकि ये दोनों ही पार्टियों के उभार का समय था। उस समय ये दोनों पार्टियां उभर रही थीं, लोगों के बीच में पहुंचने का और खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। गठबंधन इन दोनों का हो गया। गठबंधन के अंतर्गत समाजवादी पार्टी 256 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 109 सीटें जीतने में सपा कामयाब हुई। और वोट प्रतिशत के हिसाब से बात किया जाए तो इनको 17.94% वोट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आए थे। बहुजन समाज पार्टी 164 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से वो 67 सीटें हासिल कर पाई थी। वोट प्रतिशत के हिसाब से बात किया जाए तो 11.12% वोट बसपा के खाते में गए थे। कांग्रेस पार्टी 421 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उसको मात्र 28 सीटें हासिल हुई थी। हालांकि वोट प्रतिशत के लिहाज से बात किया जाए तो इसको बसपा से ज़्यादा वोट मिले थे। करीब 15.08% वोट कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आए थे। अब जो दूसरे दल थे उनकी स्थिति की बात कर लिया जाए तो उसमें जनता दल के खाते में 27 सीटें आई थीं। इसके अलावा निर्दलीय जो थे वो 8 निर्दलीय उस समय चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। इसके अलावा सीपीआई के खाते में 3 सीटें थीं। सीपीएम, जनता पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल, ये जो दल थे इनको 1-1 सीटें हासिल हुई थी। अब हम आंकड़ों पर नज़र जब डालते हैं तो आंकड़ों के हिसाब से ये देखा जाए तो भले ही सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, सपा बसपा मिलकर के चुनाव लड़ी, इन सब के बावजूद भी भाजपा का जो वोट शेयर था प्रतिशत के हिसाब से बात किया जाए तो सपा और बसपा को मिला करके जितने प्रतिशत वोट मिले थे उससे 7% ज़्यादा वोट अकेले भाजपा ने हासिल किया था। इतना ही नहीं, अगर सीटों की बात भी की जाए तो सीटों के हिसाब से भी जो दोनों दलों का आंकड़ा था सपा बसपा का, उसको मिला करके जितनी सीटें बनती हैं उससे भी 1 सीट ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को उस चुनाव में हासिल हुआ था। इसका जो मेन कारण था वो ये माना जाता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो राजनीतिज्ञ हैं उस समय के, वो ये बताते हैं कि राम मंदिर आंदोलन उसका मुख्य कारण था। राम मंदिर आंदोलन, अयोध्या का जो विवाद हुआ और इसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने जो अयोध्या में कारसेवकों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ, जब उस समय हिंदू और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, इसके चलते ही ये नतीजे देखने को मिले थे। हालांकि इस चुनाव में
कई रिकॉर्ड्स बने थे। एक बात मैं आपको जो ये आंकड़ों के हिसाब से एक चीज़ बता चुका हूँ। दूसरे, इस चुनाव में जो प्रत्याशी उतरे थे उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया। इस चुनाव में 9,716 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। 9,716 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था इस चुनाव में। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत में अब तक के हुए चुनाव में किसी भी चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशी एक बार नहीं उतरे हैं चुनावी मैदान में, और ये संख्या एक रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में जब वोट पड़ गए तो लोगों ने 8,645 जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत तक जब्त करवा दी। 8,645 उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। इस लिहाज से भी ये चुनाव एक रिकॉर्ड रहा था। ये संख्या भी रिकॉर्ड संख्या है। मुख्य वजह राम मंदिर आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी और जो ध्रुवीकरण था चुनाव का, सब मुस्लिम और हिंदुओं का, वही वजह रही थी। हालांकि इस चुनाव में बड़ी पार्टी के रूप में सामने आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी। समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर के सरकार बनाई और मुख्यमंत्री हुए मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव के दृष्टिकोण से भी ये चुनाव खासा दिलचस्प रहा था, चूँकि 1991 और की जो घटना थी 1991 में, जब कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बन चुकी थी, और इसके पहले अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाने की घटना को लेकर के जिस ध्रुवीकरण की हम बात बार बार कर रहे हैं, उस ध्रुवीकरण ने मुलायम सिंह यादव के मन में भी हार का डर बैठा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों की मानी जाए तो इसी के चलते उस चुनाव में मुलायम सिंह यादव को 3 अलग अलग विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ना पड़ा था। वो अपनी पारंपरिक सीट जो इटावा की जसवंत नगर है वहाँ से भी चुनाव लड़े। इसके अलावा फिरोज़ाबाद की सिकोहाबाद और एटा के निधौली कला से भी चुनावी मैदान में उन्होंने नामांकन किया, वो वहाँ से चुनाव लड़े। वो अलग बात है कि वो तीनों जगह से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। जसवंत नगर में उनको 60,242 वोट मिले थे, सिकोहाबाद में 55,249 और निधौली में 41,683 वोट उनको हासिल हुए थे। तीनों जगह से चुनाव जीते थे। चूँकि जसवंत नगर में उनकी स्थिति बेहद मजबूत मानी जाती थी, जसवंत नगर से वो कई बार विधायक रह चुके थे, लेकिन 1980 का एक दौर मुलायम सिंह यादव देख चुके थे जब उनको जसवंत नगर ने नकार दिया था। जसवंत नगर से मुलायम सिंह यादव चुनाव हार गए थे और फिर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण 1991 की घटना के बाद मुलायम सिंह यादव के मन में इस चीज़ का डर बैठ गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर एक बार चुनाव हार जाएं। इसी के चलते उनको 3 सीटों से चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने 2 सीटें छोड़ी और जसवंत नगर से उन्होंने कंटिन्यू किया और वो मुख्यमंत्री बने थे। बहरहाल 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली, उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, बतौर मुख्यमंत्री वो स्थापित हुए। लगभग 1.5 वर्ष वो सरकार उनकी चली थी, जिसके पर 1.5 वर्ष सरकार चलने के अंतर्गत इसी दौरान जो है सपा और बसपा का मनमुटाव भी शुरू हो गया। कुछ दिन ये मनमुटाव आंतरिक रूप से चलता रहा, फिर उसके बाद बसपा ने इसी मनमुटाव को लेकर के सपा से जो सरकार थी उससे अपना समर्थन वापसी की घोषणा कर दी, जिसके बाद जो समाजवादी पार्टी सरकार थी वो अल्पमत में आ गई। अल्पमत में आने के बाद मुलायम सिंह यादव ने जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू की। जब जोड़ तोड़ की राजनीति कामयाब नहीं हुई तो फिर उसके बाद जो घटना हुई उसको उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति में एक काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। उसके बाद जो घटना घटित हुई उसको गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। उस समर्थन वापसी के बाद लखनऊ के मीराबाई रोड स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही थी। उसी समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गेस्ट हाउस पहुंच गए। वो मायावती कमरा नंबर 1 में रुकी हुई थी, उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। बताया जाता है कि मायावती के साथ मारपीट हुई, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे और साथ ही साथ तमाम तरीके की गाली गलौज हुई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे ब्रह्मदत्त त्रिवेदी ने मायावती की जान बचाई थी। इसको जो गेस्ट हाउस कांड है, जो इस घटना को उत्तर प्रदेश और पूरी राजनीति में गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। गेस्ट हाउस कांड का पूरा विस्तार से हम अपने गेस्ट हाउस कांड के एपिसोड में इस बारे में पूरा बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जा करके हमारे चैनल पर आकर के देख सकते हैं या लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। अब इस घटना के बाद यहाँ से एक नई राजनीति का जन्म हो गया। मायावती मुलायम सिंह यादव जब बहुमत साबित नहीं कर पाए, मायावती फिर वहाँ से पहली बार दलित महिला मुख्यमंत्री के तौर पर उभर करके सामने आई और राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने खुद को यहाँ से स्थापित कर लिया। 3 जून 1995 को मायावती ने
उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली, वो पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। फिर वो, हालांकि ये जो सरकार थी मायावती की, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। 18 अक्टूबर 1995 को लगभग 137 दिन सरकार चलाने के बाद मायावती को इस्तीफा देना पड़ा था। मायावती की सरकार वहाँ से मायावती की सरकार गिर गई। इसके बाद राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लागू हुआ, जो 21 मार्च 1997 तक चला। लगभग 1 वर्ष 154 दिन राष्ट्रपति शासन लागू रहा। फिर इसके बाद 12वीं विधानसभा को भंग किया गया। उसके बाद 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए। 13वीं विधानसभा की जो बातचीत होगी वो अगले अंक में होगी। हमारे साथ बने रहिए। तब यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।